हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं वो हमारी है सामाजिक अध्ययन। इसकी हम 4 पार्ट ला चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है। यहाँ पे हम यूनिट वाइज इसे कवर कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन को। ये सामाजिक अध्ययन की अगर बात करें तो जूनियर शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट को लिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो इस तरह 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। जो आपकी जो मेरिट बनाएगा वो आपका बनाएगा 100, क्योंकि जिधर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उधर से आप अचीव भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके ही सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आपको सारा मटेरियल मिलेगा तथा यूनिट वाइज क्वेश्चनों को जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उनको यहाँ पे कराया जाएगा या जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो आज हमारी 5th यूनिट है। 5th यूनिट की बात करें तो वो था भारत में मौर्य समाज की स्थापना। यहाँ पे हमने क्या करा है कि यूनिट वाइज कराने की कोशिश की है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक सामान्य अध्ययन श्रृंखला भी चलाई है जो आपके 15 जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका अगर सामाजिक अध्ययन है तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा दूसरों ओर से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो आपको क्या बनना है? केवल योद्धा बनना है। रणभूमि तो हर जगह है, यानी आपको क्या है, युद्ध भूमि हर जगह इंतजार करती है योद्धाओं का। चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन की यूनिट है वो हमारी 5th यूनिट। अगर बात करें टॉपिक की तो टॉपिक का नाम है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, क्योंकि संस्थापक इसका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसीलिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो चंद्रगुप्त के शासनकाल से ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए आपका पुष्पमित्र मिल रहा है। पुष्पमित्र कौन था? मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्पमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, जो क्या था, मौर्य साम्राज्य के बाद शुरू हुआ था। और ये कौन था? पुष्पमित्र शुंग सेनापति था मौर्य साम्राज्य का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो हमारा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य इसे भी याद रखिएगा। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था, इसीलिए चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पर आधारित है, अर्थ पर आधारित नहीं है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वह था हमारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसी की हत्या कर पुष्पमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। शुंग साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ के बाद, यानी उसके ही सेनापति आपका पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर यह उसको हटाकर गति प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो था चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आया घनानंद। घनानंद को क्या करा था? चंद्रगुप्त ने क्या करा था? गद्दी से हटाया था। उसी के बाद उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और घनानंद की बात करें तो ये सिकंदर के समकालीन था, ये भी बात आप याद रखिएगा। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और घनानंद सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट चलते हैं कि मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था, तो वो मौर्य सम्राट था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आपका क्या करा था? जैन धर्म ग्रहण किया था तथा जैन धर्म के बाद अब क्या करा था कि गद्दी त्याग दी थी। और अगर बात की जाए कि किन से ग्रहण किया था तो वो था भद्रबाहु, क्योंकि कभी क्वेश्चन बनता है कि भद्रबाहु से किसने जैन धर्म की दीक्षा ली या शिक्षा ली? तो वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? जैन गुरु थे। और जैन गुरु से किसने जैन धर्म की दीक्षा ली? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य।
इसी के बाद इन्होंने क्या करा था, सिंहासन को त्याग दिया था, श्रवण बेलागोला पहाड़ी पर चले गए थे। और वहीं उन्होंने क्या करा था, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से अपने शरीर को त्यागा था, तो वो था सलेखना विधि द्वारा। सलेखना विधि का मतलब होता था कि कुछ खाना नहीं है, ठीक है, बिना अन्न ग्रहण किए शरीर को त्याग देना है। तो अमूमन 40 दिनों तक ये बिना अन्न के जीवित रह सके। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो वो हो गई थी आपका गिरि गुहा यानी चंद्रगिरी में अपने शरीर को त्याग दिया। गिरि गुहा याद रखिएगा कहाँ हुई थी, आपका है गिरि गुहा में क्या हुआ था आपका, इसी को बोलते हैं गिरि गुहा को चंद्रगिरी। इसी पर अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया था सुलेखना क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, ठीक है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुछ भी नाम आ जाए। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो वो था जो शासक था हमारा, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इसका रिसाइकिल यानी इसका पुनर्निर्माण कब किया गया था, तो वो था अशोक के समय में। याद रखिएगा, इसका अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो इसका जो पुनर्निर्माण है वो अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, और आपका है यहाँ पे और कौन सा, नेक्स्ट चलते हैं, आपका है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड। याद रखिएगा, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीटेट 16 में आया है। अगर जूनियर शिक्षक की भर्ती की बात करी जाए तो जूनियर में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसके शासनकाल की बात की जा रही, तो वो मौर्य शासनकाल में बनवाया गया था। अगर बात की जाए कि ये क्या है, तो ये क्या है, इसका स्थापत्य है ये, और अब यह भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगर इसकी बात की जाए कि कौन सा शासक था, तो याद रखना अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था, क्योंकि हो सकता है मौर्य ना आके यहाँ राजाओं के नाम आ जाएं, तो अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का स्थल कलिंगम वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में जो कलिंगम है वो उड़ीसा में है। अगर इसकी बात की जाए कलिंगम की, तो ये स्थल दामोदर और गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में ही मगध के नाम से जाना जाता था, तो वो था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, इसको मगध के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या है कि यह साम्राज्य तत्कालीन 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर मगध की बात की जाए तो ये सबसे शक्तिशाली था और महाजनपद था। मगध साम्राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो हर्यक वंश के शासक था आपका बिंबुसार के द्वारा की गई थी। बहुत पूछा जाता है कि मगध वंश की स्थापना यानी मगध की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, वो कौन था आपका बिंबुसार। और मगध क्या था, 16 जनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, बिंबुसार के द्वारा की गई थी। बिंबुसार कहाँ का था, हर्यक वंश का था। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत आपका डेड के लिए प्रसिद्ध था, तो जो उत्तर पश्चिमी भारत था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था अर्थशास्त्र के अनुसार। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य की, उसके अनुसार ये क्या था, कंबल के लिए आपका प्रसिद्ध था। और यहाँ बात की जाए कि ये मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को क्या कहा जाता था, याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका है बिगसी, ठीक है, बिगसी कहा जाता था। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि मौर्य साम्राज्य में या मौर्य कालीन में बिगसी क्या था, तो ये कंबल थे जिनका उल्लेख अर्थशास्त्र की बुक में मिलता है। चलिए, शाहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं, तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो कैसे हैं, आपके हैं खरोष्ठी लिपि में हैं। आपका है रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है, तो यहाँ पे जो शीर्ष स्थल है वो हमारा है बिहार में है, ठीक है। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य के में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त स्तंभों के शीर्षों पर सिंह और वृषभ की प्रतिमा निर्मित है। इनमें से एक पर सप्त स्तंभ
आदेश लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से एक पर क्या हुआ, सप्त स्तंभ आदेश लेख भी प्राप्त हुआ है। याद रखिए, हो सकता है इस तरह से आ जाए, सप्त स्तंभ आदेश आदेश लेख जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से मिले स्तंभ, तो वो बिहार से मिले हैं। अशोक का धम्म था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी था। ठीक है, अशोक का जो धम्म था वो अच्छे व्यवहार का सिद्धांत था, एक आदर्श था और आपका सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो वो हमारा शहर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी। साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से कब की थी, आपका 322 ईसा पूर्व में मगध में की, और अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई, पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम पे पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका आया है ये पीजीटी में। पीजीटी है 2021 वाला जो अभी हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए वहाँ श्रीलंका नहा के दूसरी कोई जगह था तो किसे भेजा, तो यहाँ पर अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ उसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री को भी भेजा था। ठीक है, तो वहाँ पे उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र पुत्र दोनों को भेजा था श्रीलंका प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के। ठीक है, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से जुड़े थे, जबकि अशोक की बात की जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़े थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे जो नाम आया है वो हमारा अश्वघोष। अश्वघोष की बात की जाए तो ये बुद्ध चरित्र से संबंधित है, यानी बुद्ध चरित्र किसका है, अश्वघोष का है। और आपका है यहाँ पे पशु आपका है वसुमित्र ये कौन है, वसुमित्र ये चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। महेंद्र उनका पुत्र है। और इस तरह से चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो था मौर्य काल में। ये भी आ चुका है आपके पीजीटी में कि कब पहली बार किसी शासक के काल में जनगणना की शुरुआत की गई थी, तो वो था मौर्य काल, इसमें ही शुरुआत की गई थी। ये रीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीट 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी, किसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। इसका उद्देश्य यहाँ ये था जनसंख्या का कि ज्ञात जो जनसंख्या उसके आधार पर व्यवस्था को लागू करना, क्योंकि जो टोटल जनसंख्या जब तक हमारे पास नहीं होगी हम कोई भी व्यवस्था अच्छी तरह लागू नहीं कर सकते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे सारनाथ स्तंभ से। इसको कब वो मिला, मतलब कब इस चिन्ह को घोषित किया गया, तो वो था 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया है। इस पर जो वाक्य लिखा है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा है, लिखा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं, ये आ चुका क्वेश्चन है। तो ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा इसके अभिलेख मिलते हैं, ये याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, करुष्टी, ग्रीक और अराई आपका है अरमाइक आदि लिपियों में लिखे गए, यानी मुख्यतः 4 लिपियों में लिखे गए, परंतु ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए हैं। अब हम अपनी 6 यूनिट पे आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तथा इसमें क्या है कि ऐसे कंटेंट यानी ऐसे क्वेश्चनों को लिया गया जो विगत वर्ष में आए हुए हैं या पूछे गए हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इसमें क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो साम्राज्य है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौर्य उत्तर यानी मौर्य साम्राज्य का खत्म होगा, यहाँ पे गुप्त काल आएगा, राजपूतकालीन आए भारत आएगा, पुष्पभूति वंश आएगा, दक्षिण भारत के राज्य आएंगे। ये आपकी जो यूनिट है वो हमारी 6 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए,
लगभग आपका है 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से, ये काफ़ी आ चुका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यानी रेशम मार्ग पर कौन से शासकों का नियंत्रण था, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है। तो वो था हमारे कुषाण, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय रेशम मार्ग क्या था, काफ़ी मतलब जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहता था, यानी आर्थिक पक्ष जो मजबूत करना चाहता था, उसने ही रेशम मार्ग पर कब्जा किया। रेशम मार्ग कुषाण शासकों का अधिकार था। इस रेशम मार्ग से उन्हें अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, क्योंकि रेशम को क्या कहा जाता है, ठीक है, रेशम को कहा जाता है रेशों की रानी, ठीक है। तो फाइबर ऑफ क्वीन कहा जाता है रेशम को, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या था कि यह रेशम मार्ग उन्हें अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। यह मार्ग चीन से रोम को जाता था। अगर रेशम मार्ग की बात की जाए तो ये क्या था, चीन से रोम को जाता था, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। अगर शासक पूछा जाए तो याद रखिएगा कुषाण वंश का था, का से कुषाण और का से था कनिष्क, ठीक है। कनिष्क ने क्या कर लिया था, शासन कर लिया था। डबल का आ जाएगा कनिष्क में और एक का किस में है, उसके वंश में, यानी कुषाण का तो कौन शासक था, कनिष्क, जिसने अधिकार कर लिया था। अगर रेशम मार्ग की बात की जाए तो ये चीन से रोमन को जाता था या रोम को जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, तो ये आ चुका है। तो वो दरबारी चिकित्सक था, वो था तो चरक, इसमें भी पीछे का है, याद रखिएगा। तो का से कनिष्क का जो चिकित्सक हुआ वो हुआ चरक। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में कौन कौन से थे, वो था पार्श्व, वसुमित्र और आपका अशुघोष। अशुघोष बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जैसे बौद्ध दार्शनिक थे इसके दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो मार्ग था आपका रेशम मार्ग। यहाँ पे क्या था, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, वो था हमारा रेशम मार्ग। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है अधिसंख्य कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो वो कहाँ से हुई हैं, मथुरा से प्राप्त हुई हैं। अगर मूर्तियों की बात की जाए तो ये क्या थी कि कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ से अनेक हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। अगर ये पूछ लिया जाए कि मूर्तियाँ किस किस टाइप की प्राप्त हुई हैं, तो याद रखिएगा मूर्तियाँ हमें जैन भी मिली हैं, बौद्ध भी मिली हैं और हिंदू भी मिली हैं। तो कहाँ से मिली हैं, तो वो हमारा मथुरा। नेक्स्ट चलते हैं, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्राकृतिक। प्राकृतिक और किस धर्म की भाषा थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तथा पाली किस धर्म की भाषा थी, यानी किस उसमें पाली भाषा में ही भाषण या फिर क्या था, उपदेश दिया जाता था। भौरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था, तो ये राजा का काल था, वो था फणिनाग वंश, ठीक है। ये कौन था, फणिनाग वंश। अगर फणिनाग वंश की बात की जाए तो भौरम देव का जो मंदिर था वो संस्थापक कौन थे, गोपाल देव के शासन काल में निर्मित हुआ था, ठीक है। ये कौन था, गोपाल देव, ये फणिनाग वंश का संस्थापक गोपाल देव के शासन काल में निर्मित हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। ये मंदिर किसके लिए है, आपका भौरम, तो ये भगवान शिव का मंदिर है, शिव को समर्पित है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कबीर धाम जिले में यह मंदिर स्थित है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा 78 ईस्वी में आपका है, 70 यानी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, शक काल की जो शुरुआत है वो कनिष्क ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी, तो यहाँ पे जो उसकी जो नीति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो किसके लिए थी, शासकों के लिए थी। तो उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी, यानी जिससे भी क्या करते थे, समुद्रगुप्त युद्ध करते थे और वो हार जाता था तो उसकी मृत्यु ना करके
उसे हार स्वीकार करवा लेते थे, यानी अपना गुलाम एक तरह से बना लेते थे, फिर उसको तुरंत उसका शासन वापस दे देते थे। यानी हार स्वीकार करवा कि वह उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति देती, यानी जिन्होंने क्या करा, इनकी शरण में आ गए, उन्हें उनका राज्य उन्हें वापस दे देते थे। इन्हीं की जो नीति है उसका नाम था आपका ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये पूछा जा चुका है तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आपका है ग्रहण, आपका है मोक्षा, अगर मोक्ष दे देते थे यानी उन्हें मुक्त कर देते थे, मोक्षानुग्रह, जो हार स्वीकार कर लेता था उसे। मोक्ष अनुग्रह याद कर लीजिए, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी जो इस नीति को कहा जाता था वो होता ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी जो हार स्वीकार कर लेता था उसे ये दे देते थे। नेक्स्ट चलते हैं, वहनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा हर्षवर्धन, इनके शासनकाल में ये भारत आया था। यह चीन का बौद्ध भिक्षु था और इसने गंधार, कश्मीर और पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह घूमा था। और वहनसांग को प्रिंस ऑफ द ट्रेवल्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये बहुत पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो वहनसांग को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार, यानी ये पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा प्रिंस ऑफ ट्रेवल। ये पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसे प्रिंस ऑफ ट्रेवल कहते हैं, तो वो था वहनसांग। ठीक है, क्योंकि ये घूमता ही रहा भारत में, प्रिंस ऑफ ट्रेवल, यात्रियों का राजकुमार। और ये एशिया मार्ग से वापस चीन लौट गया था, ये याद रखिएगा। और ये इसने 6 वर्षों तक आपका नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन भी किया था, तो यानी 6 वर्षों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था वहनसांग। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो जो राइट आंसर है वो हमारा है गुप्त काल। गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यह सभ्यता का विकास हो चुका था और गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोली, धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हो चुकी थी, जो मील का पत्थर साबित हुई थी। आपका है सुबंधु, आपका है घटक पर क्षण पर, आपका है छपड़क और वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? तो इन सभी में केवल एक ही समानता थी, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। जो भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका सुबंधु आपके ये, तो ये क्या थे? वीरसेन और सुबंधु बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे? 9 विद्वान निवास करते थे विक्रमादित्य के दरबार में, यानी नवरत्न किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसी में कालिदास भी थे, याद रखिएगा। इसी में आपका था अमर सिंह भी थे, शंकु भी था, भट्ट भी, आपका बेताल भट्ट भी था, 12 मिहिर इसी में है। ठीक है, 9 रत्नों में शामिल थे। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के लिए प्रमुख केंद्र थे। और कौन आया था? फहान यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो वो काल था हमारा गुप्त काल, जिसमें कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। इसमें भाग, भोग, उपहार, आपका है शुल्क, इस तरह के करों पर क्या था? गुप्त काल में कर लगता था। नेक्स्ट चलते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो वो शासक था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये बहुत पूछा जाता है। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में क्या था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब? जब शकों को विजय करने, मतलब शकों को जीत लिया था, या शक विजय के उपलक्ष्य में।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो वो हमारा है आपका समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कब कहा? तो इसे क्या था, विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये पूछा जा चुका है कि किसने कहा है, तो वो हमारा है यहाँ पे विसेंट ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वो हमारा शासक था आपका कुमारगुप्त। इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अभी कौन अध्ययन करके गया था? याद रखना, यात्रियों का राजकुमार, यानी आपका हैनसांग। अगर फान की बात की जाए तो वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो ये 5वीं शताब्दी में है, याद रखिएगा। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त 5वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अभी जो आपको बताया गया था अभी जस्ट, तो वो था विक्रमादित्य, शकारी विक्रमादित्य, यानी शकों को हराने वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। ये आज चुकी कोटेशन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री का यह कथन किस शासन काल के संदर्भ में कहा गया है? तो ये राइट आंसर है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में मतलब इसके शासनकाल के लिए कहा गया ये कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो वो कहा गया फायान के द्वारा। फायान आया भी किसके काल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो फायान के द्वारा कहा गया है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। इसका जो ग्रंथ है अपने अनुभवों को किसमें लिखा है इसने? फूको की। ठीक है, फूको की, याद रखिएगा किसमें लिखा आपका? आपका है फू, यहाँ पे को और इस तरह की में मिलता है इसके अनुभवों का। इसमें अपने अनुभवों को इसमें नाम ग्रंथ में संकलित किया है। नेक्स्ट चलते हैं, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के दरबार में ऐसा लिखा है कि लोगों को घरों में ताला नहीं लगाना पड़ता था? तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा पैठन। ये काफ़ी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपके रीट में ही पूछा चुका है। दोनों ही क्वेश्चन रीट 2011 के हैं, तो आप देखते ही रहिए। कर्मचारी वेतन भोगी, ये भी रीट का ही है, तो पैटर्न में था। अगर आपकी बात की जाए तो इसका एक अन्य नाम भी क्या है? प्रतिष्ठान है। इसका अन्य नाम भी क्या है? याद रखिएगा, प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट चलते हैं, फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के है शासनकाल के दौरान किया था। यहाँ पे फायान की बात की जाए तो ये क्या था? जबकि हर्षवर्धन के समय में कौन